Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. As discussed, as promised, आज का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हम बेसिकली कंटिन्यूएशन में है। हमारा ये आज का जो वीडियो है ये ऑलरेडी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। मींस दो पार्ट है बेसिकली, दो पार्ट है जो हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, जहां पे हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है। और आज का वीडियो डियर स्टूडेंट जो उसी का एक्सटेंशन है। और एक बार जस्ट मैं ब्रीफ करूं आपको कि लास्ट वीडियो जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का हमारा जो बेसिकली हमने आपके लिए प्रोवाइड किया था, उस वीडियो में बेसिकली हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे बेसिकली ये इसका कैलकुलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, मींस बीम में बेसिकली हम फाइंड करते हैं, स्ट्रक्चर में फाइंड करते हैं, तो इसके बारे में हम अंडरस्टैंड किया था हमने। इसके अलावा बीम और उसके टाइप्स को स्टडी किया था डियर स्टूडेंट। एट द सेम टाइम बीम की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को अंडरस्टैंड किया था, बीम को क्लासिफाई किया था, बीम के डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया था, स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम को भी कैटेगराइज किया था डियर स्टूडेंट। एट द सेम टाइम हमने बीम को बेसिकली सपोर्ट्स होते हैं, उस सपोर्ट्स को बेसिकली उस सपोर्ट्स क्या है, कितने टाइप के हैं, उसको भी अंडरस्टैंड किया था। उस सपोर्ट्स के जो टाइप है उसके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी स्टडी किया था डियर स्टूडेंट। इसके अलावा अगर आपको याद हो, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सपोर्ट रिएक्शन है वो कहां कैसे जनरेट होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने बीम पे जो लोडिंग होती है, लोड्स होते हैं, उस लोड्स को भी क्लासिफाई किया था, जैसे पॉइंट लोड, concentrated load which is also known as concentrated load, uniformly distributed load और gradually varying load। ये जो तीन टाइप के लोड है और इन तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अल्टीमेटली इसको बेसिकली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मींस इसको डील कैसे करते हैं while कैलकुलेटिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसका भी हमने आपको आइडिया दिया था। सो अब हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट। और आज का वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डील किया था, बट आज का बेसिकली वीडियो डियर स्टूडेंट हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के एक्चुअल कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे और एट द सेम टाइम जो आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मींस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये प्योर न्यूमेरिकल है, प्योर कैलकुलेटिव है। इसमें थ्योरीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लर्न करना है डियर स्टूडेंट कि कैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका रेस्पेक्टिव डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम we start with the concept which is how to calculate shear force and bending moment dear student. So let's start. What is shear force? So you have to understand shear force क्या है dear student. मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर ये बीम है, शियर फोर्स को डियर स्टूडेंट हम F से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अगर ये बीम है और ये डियर स्टूडेंट सपोर्टेड है, ये बीम क्या है, सपोर्टेड है, और इस पे आप लोड लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या, बीम में कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप देखो तो बीम में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा बेसिकली, अगर आप अंडरस्टैंड करो तो यहां पे बीम बेसिकली इस लोड की वजह से शियर ऑफ होने की कोशिश करेगा। ये क्या होगा, ये जो लैटरल या ट्रांसवर्स लोड है ये इसके क्रॉस सेक्शन को शियर ऑफ करने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस लोड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग शियर डिफॉर्मेशन इन द बीम एट दिस सेक्शन इज कॉल्ड शियर फोर्स। सो डियर स्टूडेंट आपको यहां पे ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई बीम है and that is loaded by external load which is obviously transversal nature, तो वो सारे जो ट्रांसवर्स लोड ऊपर से लग रहे हैं ये सब बेसिकली जिस भी नेचर का लोड होगा ये सब बेसिकली शियर फोर्स है। आप लोड लगा रहे हो बट बीम के लिए वो शियर फोर्स है, शियर फोर्स का बेसिकली उसका रोल प्ले करता है। सो क्वेश्चन कम्स कि शियर फोर्स एक लोडेड बीम के लिए कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बीम पे जनरली कई सारे लोड्स होते हैं और उसमें भी अलग अलग वैरायटी के लोड्स होते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना होता है बीम के किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स, क्योंकि बीम में डियर स्टूडेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रिंसिपल
प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको कई बार ये पूछा जाता है कि शियर फोर्स निकालो प्रिंसिपल ऑर्डिनेट पे। तो मेरा ये आपको समझाने का बेसिकली यहाँ पे पर्पस है कि ये एक ऑलरेडी लोडेड बीम है। फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है बीम का और ये लोडेड बीम है, राइट। आपको बीम की किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे शियर फोर्स निकालना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं M, तो यू हैव टू फाइंड शियर फोर्स एट M। हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बीम के किसी भी पॉइंट पे जो बेसिकली आप लैटरल लोड लगाते हो, चाहे वो ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, मींस वर्टिकली डाउनवर्ड हो या वर्टिकली अपवर्ड हो, बेसिकली वो शियर फोर्स जनरेट करता है। तो बीम के किसी भी पॉइंट पे बेसिकली आपको शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से शियर फोर्स एट M है, तो शियर फोर्स SF एट M ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि शियर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, शियर फोर्स कैलकुलेट करने का एक यहाँ पे वन लाइनर कॉन्सेप्ट है और वो आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई बीम है और उस पे जो लोड लग रहा है, चाहे नीचे से वर्टिकली अपवर्ड हो या वर्टिकली डाउनवर्ड हो, जनरली वर्टिकली डाउनवर्ड लोड होता है एंड अपवर्ड मोस्टली रिएक्शंस के फॉर्म में आता है। तो बीम के किसी भी पॉइंट पे जो शियर फोर्स होगा डियर स्टूडेंट, जो नेट शियर फोर्स होगा, वो उस बीम के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ईदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो टोटल शियर फोर्स है उन सारे फोर्सेस का बेसिकली अलजेब्राइक सम होगा। सो यू गॉट द पॉइंट। शियर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ईदर लेफ्ट और राइट टू द बीम। ये लाइन, ये पंच लाइन एक तरह से ये आपको अपने माइंड में बिठाना है। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं। शियर फोर्स at any point of the beam is equal to algebraic sum of all the forces, all the vertical forces, either left or right to the beam, so dear student, यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, either left or right means you don't have to mix left and right both simultaneously। अगर आप लेफ्ट को ले रहे हो तो सारे लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को काउंट करना है और जो उसका अलजेब्राइक सम आएगा वो शियर फोर्स हो जाएगा उस पॉइंट पे। बट अगर आप एजम्पशन ये लेके चल रहे हो कि नहीं, मेरे को तो राइट साइड के सारे फोर्सेस लेने हैं, तो सारे राइट साइड के फोर्सेस का अलजेब्राइक सम करो और फिर जो फोर्स आएगा जो वैल्यू, वो शियर फोर्स होगा और दोनों इक्वल होगा, ईदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगी। बट हाँ, इसमें चूंकि अलजेब्राइक सम करना है, मींस वो जो फोर्सेस होंगे उसका बेसिकली एक आप यू कैन से कि एक साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना होगा। यू नो कि अगर हम फोर्सेस का अलजेब्राइक सम करते हैं तो आपको डायरेक्शन को भी बेसिकली अकाउंट में लेना होता है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को सम करता हूं और उस केस में जो हमारा अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के लिए जो एक साइन कन्वेंशन होगा वो एक सेट ऑफ एजम्पशन होगा, बट वही राइट साइड में नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई राइट साइड के सारे फोर्सेस को सम कर रहा है तो वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेगा, मींस उसका ऑपोजिट लेगा, क्योंकि ये एजम्पशन है जिसको हम आगे देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि शियर फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम is the algebraic sum of all the vertical forces either left or right to the beam। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको हम फॉलो करेंगे। इसका बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको ऐसे समझ सकते हो। ये लेट्स से एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है और फॉर एग्जांपल यहां पे 5 न्यूटन लग रहा है और यहां पे एग्जैक्टली 10 न्यूटन लग रहा है, राइट। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट और इसको मैं बोलूं A, B, C और ये D, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि शियर फोर्स एट A, अब चूंकि कैंटिलीवर बीम है और लेफ्ट साइड का जो एंड है ये फिक्स्ड है, तो अब आपको कैलकुलेशन करना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना होगा, मींस राइट से लेफ्ट की तरफ आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो शियर फोर्स एट A,
मींस ए या ए के राइट साइड में जो भी फोर्सेस है उन सब का अलजेब्राइक सम। तो यहां पे डियर स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बता दूं, बिफोर वी कैलकुलेट शियर फोर्स एट ए बी एंड सी, एक तो शियर फोर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ईदर लेफ्ट और राइट टू द बीम होता है 1, और इसमें हमारा एक साइन कन्वेंशन भी होता है, ये मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं। साइन कन्वेंशन, लेकिन ये साइन कन्वेंशन किसके लिए डियर स्टूडेंट? फॉर शियर फोर्स। सो साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। सो डियर स्टूडेंट साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, हम यहां पे अगेन जब मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं शियर एसएफटी बीएमडी चैप्टर में, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एजम्पशन है और ये एजम्पशन फिक्स नहीं है, बुक टू बुक वेरी करता है, और ये एजम्पशन बेसिकली आपके क्वेश्चन में आपको थ्रू आउट एक एजम्पशन फॉलो करना है, और मैं जो अभी आपको एजम्पशन बताऊंगा यही एजम्पशन आपको फॉलो करना है अगर आपको इस सीरीज ऑफ वीडियो जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए हम बेसिकली आपके लिए लेके आ रहे हैं, उससे आपको 100% अगर आउटकम चाहिए तो आपको हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे बुक में ये वाला ये एजम्पशन होता है, बट किसी किसी बुक में थोड़ा डिफरेंट भी होगा, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एजम्पशन है, एजम्पशन का मतलब है आपको एज्यूम करना है और उसी एजम्पशन को थॉरोली फॉलो करना है, ये चीज आपको याद रखना है। सो साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो हमेशा राइट टू लेफ्ट करेंगे। मैं पहले ही लिख देता हूं, आवर होल कैलकुलेशन विल बी calculation of all SF and BM will be done from right to left, so dear student from right to left। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो ये जितने सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, इन सब पॉइंट्स पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। तो हमारा जो ये पॉइंट को हमें कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इधर राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे, मतलब पहला पॉइंट पहले ये होगा हमारे लिए, पहले हम यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दिस एंड देन फर्दर। सो आपका जो कैलकुलेशन होगा डियर स्टूडेंट, दैट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये पहले ही आपको मैंने बता दिया है, राइट। नाउ कम्स टू दिस इज आल्सो वन ऑफ द एजम्पशन, बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप डील करोगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का तो आपको ये एक अप्रोच लेना होगा, बट ऑब्जेक्टिव में अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डील करते हैं तो बेसिकली आप जिधर से भी लो, लेफ्ट से लो या राइट से लो, जिधर से नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स कम आ रहा है, मींस कैलकुलेशन इजी है, उधर से हम ले लेंगे। बट सब्जेक्टिव में कहीं से कम फोर्सेस मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां लेफ्ट से कर दो और अगले पॉइंट पे राइट से कर दो, हालांकि आंसर सही आएगा बट एडविजिबल नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में डील कर रहे हो, सो यू हैव टू फॉलो योर एजम्पशन मेड। सो एक एजम्पशन आपको ये ध्यान रखना है। नाउ शियर फोर्स से रिलेटेड एजम्पशन होगा डियर स्टूडेंट कि व्हाइल टेकिंग ऑल पॉइंट्स वन बाय वन, यू नो, गोइंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू लेफ्ट, हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स होगा डियर स्टूडेंट, ये जो देखो डाउनवर्ड एरो में बता रहा हूं, ये जो डाउनवर्ड फोर्स होगा इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा डियर स्टूडेंट, ये आपको लेके चलना होगा, और जो अपवर्ड फोर्स होगा डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मैं कैलकुलेशन कहां पे कर रहा हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ, और आई एम टेकिंग डाउनवर्ड फोर्स एज द पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स इज द नेगेटिव, ये चीज आपको याद रखना होगा। सो ये एजम्पशन आप अपने माइंड में बिठा लो, और ये तो चलो रेफरेंस हमने पहले ही अज्यूम कर दिया। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लाइक शियर फोर्स, किसी भी पॉइंट पे बीम के इधर लेफ्ट और राइट साइड के सारे फोर्सेस का अलजेब्राइक सम होता है, एंड व्हाइल डूइंग अलजेब्राइक सम यू हैव टू फॉलो दिस साइन कन्वेंशन। सेम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। शियर फोर्स एट ए, तो ए या ए के राइट साइड में जो भी फोर्सेस है उसका सम, क्योंकि ए और ए के राइट साइड में कुछ भी फोर्स नहीं है तो SF एट ए 0 होगा, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि SF A से B तक, अगर आप A से आगे बढ़ते हो, कहीं पे भी पॉइंट को अज्यूम करते हो और उस पे अगर आपको शियर फोर्स निकालना है डियर स्टूडेंट, तो फिर से वही लॉजिक लगेगा कि उसके राइट साइड में सारे फोर्सेस, तो ये देखो इस A से जो भी आगे पॉइंट्स है
बिफोर बी तक आपका कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो वो सारे जीरो होगा, मतलब आप ए पे जीरो होगा और जस्ट बिफोर बी तक जीरो होगा। मैं अगर बात करूं शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, ये भी जीरो होगा डियर स्टूडेंट। ए से आगे बढ़ रहे हो और जस्ट बिफोर बी तक जीरो होगा, बट शियर फोर्स एट बी क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड यहाँ पे एक फोर्स आ गया ये 10 किलो न्यूटन और डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो प्लस 10 न्यूटन मेंशन कर देंगे डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस शुरू में ही करा रहा हूं, मैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे अभी नहीं करा रहा हूं, मैं जस्ट एक एज्यूम करके आपको लर्न कराना चाह रहा हूं। नाउ कम शियर फोर्स बी से जस्ट बिफोर सी तक सेम रहेगा बी जो कि बी पे है, बिकॉज बी के बाद कोई सा भी पॉइंट लेते हो और ये लॉजिक अप्लाई करते हो कि उस पॉइंट के राइट साइड में जो भी फोर्सेस है तो ऑब्वियसली जो बी पे पॉइंट आया जो बी पे फोर्स आया वही होगा। सो शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी, ये जस्ट बिफोर वाला कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बट बुक में कई बार आप नहीं देखोगे, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। जस्ट बिफोर सी, जहां पे भी पॉइंट लोड होगा ना उस पॉइंट लोड पे पहुंचने से पहले उसका जस्ट बिफोर हम निकालेंगे, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो वेरिएशन है शियर फोर्स का वो कैसे है। सो शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी ये भी सेम 10 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि इसमें 5 न्यूटन काउंट नहीं होगा, 5 न्यूटन काउंट नहीं होगा, बट शियर फोर्स एट सी डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये 10 तो है ही है प्लस 5 हो जाएगा, 10 प्लस 5 which is 15. So I think you are getting this point. 15 Newton and SF D is last point, तो shear force at D क्या होगा same, क्योंकि C से D के बीच में और एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं है तो सेम 15 न्यूटन होगा। So this is what your shear force calculation is. So अगर आप shear force क्या होता है, shear force का क्या साइन कन्वेंशन है, ये एक एग्जाम्पशन, और shear force का ये वाला जो कैलकुलेशन है कैंटिलीवर बीम के लिए, ये अगर आपने अंडरस्टैंड कर दिया तो आई होप शियर फोर्स के बारे में आपको क्लियर है। डियर स्टूडेंट यही बेसिक है, शियर फोर्स कंपैरेटिवली आसान है। मैं एक और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे ये एक इफ आई से कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है डियर स्टूडेंट, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर मैं बात करूं कि यहां पे 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये यूडीएल भी ये मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, राइट। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक यूवीएल भी मैं लगा देता हूँ डियर स्टूडेंट, यूवीएल भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके सो डियर स्टूडेंट मैं आपको कैंटिलीवर में तो बहुत आसान होता है शियर फोर्स कैलकुलेट करना, बट मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड यूडीएल और यूवीएल तीनों लोड लगा के आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करने का लॉजिक बता रहा हूं, जो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो टोटल फोर्सेस है, उन वर्टिकल फोर्सेस है, उन सबका अलजेब्राइक सम होगा। मैं नाम देता हूं डियर स्टूडेंट ए बी सी डी एंड ई फॉर एग्जांपल। तो देखो अब मैं यहाँ पे रिएक्शन मान लेता हूँ, आर ए क्या है 10 न्यूटन, मैं जस्ट रैंडम आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, और आर सी मैंने मान लिया 15 न्यूटन फॉर एग्जांपल। अब हम आते हैं और ये जो यूबीएल है डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है, ठीक है, ये भी मान लिया मैंने 2 मीटर, और ये मान लिया मैंने 1 मीटर, ये फिर से 2 मीटर मान लिया डियर स्टूडेंट, और ये मैंने फिर से मान लिया 1 मीटर फॉर एग्जांपल, राइट। और ये 0 से यूवीएल स्टार्ट होता है और यहाँ पे कितना जा रहा है बेसिकली 5 न्यूटन की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली है, ठीक है, 5 न्यूटन की पर मीटर, राइट, 5 न्यूटन पर मीटर, राइट। सो ये चीज आपको एज्यूम करना है। ओके सो डियर स्टूडेंट मैंने ये केस लिया है, इसको आप अगर क्लियरली देख पा रहे हो, ये वाला छोटा सा डायग्राम बनाया, इसमें थोड़ा सा ये लेस विजिबल हो सकता है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ए ई डी सी बी मींस ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स हैं, ए पे रिएक्शन 10 न्यूटन का है,
सी पे रिएक्शन 15 न्यूटन का है, एंड ई पे जो पॉइंट लोड लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन, डी पे 3 न्यूटन, एंड दिस यूडीएल इज 2 न्यूटन पर मीटर, एंड ये जो यूवीएल है डियर स्टूडेंट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 न्यूटन पर मीटर पे बेसिकली एंड हो रहा है। अगर यहां पे मेरे को शियर फोर्स निकालना होगा डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स एट फॉर एग्जांपल बी, shear force at B. So dear student, shear force at B. Okay. So dear student, यहाँ पे अगर मैं shear force at B देखूं तो B पे shear force क्या होगा? B और B के राइट साइड में जो भी फोर्सेस है उन सबका अलजेब्राइक सम। चूंकि dear student B पे ये चूंकि UVL है और UVL हमेशा एक लेंथ पे एक्ट करता है, तो अगर मैं सिर्फ B की बात करूं तो B पे कुछ भी लोड नहीं है, ये UVL का कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये चीज आपको समझना होगा। बी पे बेसिकली आपका अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो बी पे बेसिकली कोई फोर्स काउंट नहीं होगा डियर स्टूडेंट, बट आपको ये चीज आपको समझना होगा कि शियर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0। ओके, सो डियर स्टूडेंट अभी मैं यूडीएल को रिमूव करके बेसिकली आपको पॉइंट लोड और यूडीएल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो शियर फोर्स एट बी, क्योंकि बी पे कोई भी फोर्स नहीं है और बी के राइट साइड में तो कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो शियर फोर्स एट बी 0 हो जाएगा। नाउ शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी, अगर आप या यूं कह सकते हो बी से जस्ट बिफोर सी तक, शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी क्या होगा डियर स्टूडेंट? 0 ही होगा। बट शियर फोर्स एट सी की बात करोगे तो सी पे बेसिकली ये 15 न्यूटन का लोड अपवर्ड लग रहा है, एंड अपवर्ड को डियर स्टूडेंट हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहां पे हम बेसिकली -50 न्यूटन एज्यूम करेंगे। सो शियर फोर्स एट सी -50 न्यूटन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स शियर फोर्स एट फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट आल्सो वी हैव टू गिव सम नेम, EF दे देते हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे ये यूडीएल क्लोज हो रहा है। सो शियर फोर्स एट F अगर लेते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होगा? C तक तो आपने निकाल लिया, यू हैव ऑलरेडी फाउंड इट लाइक -15 न्यूटन, और ये यूडीएल जो है ना, ये यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है, यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, एंड यू नो कि यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका जो नेट फोर्स होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो होता है कि फोर्स और उसका जो स्पैन है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ये डाउनवर्ड लग रहा है तो प्लस करेंगे, बट ये जो फोर्स नेट होगा डियर स्टूडेंट, यूडीएल का क्या होता है? 2 into its span which is 2 into 2 4 मींस ये यहां पे डियर स्टूडेंट -11 न्यूटन हो जाएगा। सो शियर फोर्स एट F क्लियर हो गया। नाउ शियर फोर्स जस्ट बिफोर D, F के बाद जस्ट बिफोर D ये सेम रहेगा, क्योंकि और कोई लोड F और जस्ट बिफोर D तक नहीं लग रहा है, तो सेम होगा डियर स्टूडेंट। बट शियर फोर्स एट D अगर देखते हैं तो ये -11 है यहाँ पे, और इसमें +3 और आ जाएगा डियर स्टूडेंट। सो +3 का मतलब है -8 न्यूटन हो जाएगा डियर स्टूडेंट डी पे। नाउ कम्स कि डी से आप आगे बढ़ो, जस्ट बिफोर ई तक सेम होगा जो डी पे है। सो SF एट डी डियर स्टूडेंट विल बी सेम, नॉट डी, जस्ट बिफोर डी। सो शियर फोर्स जस्ट बिफोर D that will be same -8 Newton, but what will be at not D, I think. Okay, so shear force just before E will be dear student -8 Newton, and SF at E क्या होगा? -8, and this 5 Newton downward will be taken as positive, so -8 plus 5 is -3 Newton, and at the last coming SF at A डियर स्टूडेंट सेम ले लेंगे, -3 न्यूटन ही रहेगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे जो रिएक्शन की वैल्यू होगी एक्चुअली वो -3 न्यूटन होगी, लेकिन चूंकि मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी वैल्यू ले लिया इसीलिए यहाँ पे 10 आ रहा है। अदरवाइज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट करते उस रिएक्शन पॉइंट पे पहुंचोगे, सो रिएक्शन पॉइंट पे जो रिएक्शन की वैल्यू होगी वही बेसिकली आप राइट साइड से जो कैलकुलेट करते आओगे एट द एंड आएगी, बट यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन ऑल लोडिंग वैल्यू एंड द डिस्टेंस रैंडमली, तो इसलिए नहीं आ रहा। बट एनीवे अगर आप इस शियर फोर्स कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो तो आई होप कि आपने जो शियर फोर्स का जो
लॉजिक होता है इन चैप्टर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, वो आपको क्लियर हो गया। सो ये छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जब भी आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो शियर फोर्स में आपको ये साइन कन्वेंशन और ये लॉजिक लगाना होता है डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू द बेंडिंग मोमेंट पार्ट डियर स्टूडेंट। सो बेंडिंग मोमेंट पे हम आते हैं, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट पे आने के लिए डियर स्टूडेंट आपको एक चीज ये समझना होगा कि बेंडिंग मोमेंट आने से पहले आपको मोमेंट का छोटा सा मैं ब्रीफ आइडिया देता हूं। कई बार स्टूडेंट को मोमेंट ही नहीं पता होता है डियर स्टूडेंट। तो मोमेंट अगर मैकेनिक्स के लॉजिक से आप देखो तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट, जो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये एक फोर्स लग रहा है F, राइट। और इस फोर्स का ये पॉइंट ऑफ एक्शन ये है और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, राइट। इस फोर्स का इस पॉइंट पे अगर मुझे इफेक्ट जानना है, ये जो फोर्स है इसका इस पॉइंट पे इफेक्ट, लेट्स से M पे इफेक्ट जानना है, दैट M पॉइंट इज L डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे L डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है जिस पे M है। तो इस फोर्स का M पे जो इफेक्ट होगा वो ऐसे बेसिकली क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली जो मोमेंट जनरेट करेगा, ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट को पे मोमेंट जनरेट करेगा और ये जो मोमेंट होगा दैट इज फोर्स मोमेंट। ये होता है हमेशा फोर्स एंड फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज हियर L। सो मोमेंट डियर स्टूडेंट F into L होगा, जो F इस M पे जनरेट करेगा। एंड ऑब्वियसली ये जो मोमेंट है ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, एक क्लॉकवाइज और एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो सो सिंपल, ये डाउनवर्ड फोर्स है यहाँ पे, तो इसका एरो डाउनवर्ड है, इस फोर्स का इस पे मोमेंट निकाला है, तो ये जो एरो डाउनवर्ड है आप ऐसे अज्यूम करो ये इसको कैसे पहुंचेगा, ये एम पॉइंट पे ऐसे पहुंचेगा, ऐसे। सो इफ यू कैन सी ये जो एरो होता है ये क्लॉकवाइज है, राइट। सो ये जो मोमेंट होगा डियर स्टूडेंट ये बेसिकली कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज मोमेंट है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप के मोमेंट होते हैं, राइट। अगर मैं यहीं पे एक फोर्स यहां लगा दूं डियर स्टूडेंट, ये मान लो F1 लगा दूं और ये डिस्टेंस L1 कर दूं, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो F1 फोर्स है ये बेसिकली M पे मोमेंट जनरेट करेगा, बट ये एरो अपवर्ड है तो ये ऐसे आप अज्यूम करोगे ऐसे जाएगा। सो दिस इज जनरेटिंग an anti-clockwise moment at M। सो ये जो मोमेंट होगा यहां पे एक मोमेंट होगा ड्यू टू F1, मोमेंट ड्यू टू F1 and that will be F1 into L1। बट ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज और CCW काउंटर क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहां पे आपको ये समझना है कि बीम पे बहुत सारे लोड लगे हुए होते हैं, तो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उस पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में से कोई एक ही, अगर बीम के किसी भी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है डियर स्टूडेंट, तो उस पॉइंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी फोर्सेस हैं उन सब का उस पॉइंट पे टोटल मोमेंट निकालो। मींस जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज बना रहा है उसको क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज, उन सब का अलजेब्रिक सम करके जो वैल्यू आएगी वही उस पॉइंट का मोमेंट होगा। सो लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट इज आल्सो the algebraic sum of all the moments due to the force available either left or right side of the beam। means beam है, beam के किसी भी point पे the bending moment value will be the summation of all bending moment due to the forces existing either left or right to the beam, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। सो सबसे पहले ये जो मोमेंट होता है, क्योंकि बीम में ये जो मोमेंट होता है ये बीम को बेंड करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। अगर मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं, ये फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये बीम है आपका, राइट, ये बीम है और ये बीम है, तो बीम पे ये मान लो आप ये लोड लगा आपने,
W। तो इस W का यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये L डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ये बेसिकली इस पे क्या डेवलप करेगा, W इंटू L का, W इंटू L का बेसिकली ये कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बीम हमेशा इस मोमेंट की वजह से बेसिकली ऐसे बेंड करेगा डियर स्टूडेंट, ये ऐसे बेंड करेगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। जब ये नीचे बेंड, अगर बेंडिंग इस टाइप का हो कि ये बीम नीचे की तरफ ऐसे इस सरफेस को हम डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं कनकेव। तो अगर कॉनकेव ऐसे डाउनवर्ड क्रिएट होगा तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग, इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सैगिंग मोमेंट। तो बीम अगर इस टाइप से बेंड हो, ये कब पॉसिबल है, जब बीम पे इस टाइप से मोमेंट एक्ट कर रहा हो, इस टाइप से मोमेंट अगर एक्ट करेगा तो ये सैगिंग होगा। और कई बार बीम ऐसे बेंड करता है डियर स्टूडेंट, बीम ऐसे बेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। सो सैगिंग में बेसिकली जो इनवर्ड होता है, अगर आप देखोगे जो सैगिंग में बेसिकली ये डाउनवर्ड होता है और ये इसमें ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस जनरेट होता है, ये कॉन्वेक्स है और ये इसमें अंदर से कॉनकेव है। सो आइडिया इज कि जो बीम पे लोड लगता है, मींस लोड में शियर फोर्स जो एक्ट करता है, उस फोर्स का बीम के अलग अलग पॉइंट पे बेसिकली एक मोमेंट इफेक्ट आता है और वो बीम को बेंड करने की कोशिश करता है, मींस बीम बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड होता है ड्यू टू इट्स ओन शियर फोर्स, राइट। और बीम को बेसिकली जो बीम की बेंडिंग अगर इस नेचर की होगी डाउनवर्ड की तरफ तो सैगिंग, और ये अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है तो हॉगिंग बोलते हैं इसको स्टूडेंट। नाउ जनरली जो सिंपली सपोर्टेड बीम या बेसिकली अगर आप देखो जो आपका ओवरहैंग बीम है, इस पे अगर आप ऊपर से फोर्स लगाते हो तो सैगिंग क्रिएट होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कैंटिलीवर बीम की बात करो डियर स्टूडेंट, तो कैंटिलीवर बीम में जब आप ऊपर लोड लगाओगे तो ये ऐसे बेसिकली बेंड करता है, तो इसको हम बेसिकली हॉगिंग फिर बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉगिंग। तो कैंटिलीवर बीम में बेसिकली हॉगिंग क्रिएट होता है, और बाकी सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंग बीम वगैरह में बेसिकली ओवरहैंग में डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मींस कैंटिलीवर बीम में बेसिकली हॉगिंग क्रिएट होगा, ये चीज आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स की बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होगी, शियर फोर्स तो ठीक है वो फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन है, बट बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट, वो बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। बट यहाँ पे डिस्टेंस मोस्टली mm में होगा या सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो ये न्यूटन सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या न्यूटन mm भी ले सकते हैं। ये बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर फोर्स न्यूटन में डिस्टेंस मीटर में तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू न्यूटन मीटर होगी, सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो न्यूटन सेंटीमीटर, mm है तो न्यूटन mm। सो यहाँ पे आपको बेसिकली जो क्रक्स पॉइंट समझना है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि बेंडिंग मोमेंट bm एट एनी पॉइंट ऑफ बीम, ये बेसिकली डियर स्टूडेंट क्या होता है, इट इज द algebraic sum of all bending moments due to forces existing either left, ये स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, either left or right to the beam, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जो जैसा शेयर फोर्स पे लॉजिक लगाया था यहाँ पे भी बेसिकली ये होता है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी एक साइन कन्वेंशन है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का डियर स्टूडेंट साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे फॉलो करके चल रहे हैं कि हमारा, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो राइट से बेसिकली लेफ्ट की तरफ होगा, एंड जो हम बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, वो करेंगे कि क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है, अगर हमारा जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ये हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये एक साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करके चलना है डियर स्टूडेंट, राइट। सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये कन्वेंशन जो साइन कन्वेंशन है ये जरूरी नहीं यही फॉलो करना है, बट अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो शियर फोर्स में जैसे मैंने कन्वेंशन बताया कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड को नेगेटिव, और बेंडिंग मोमेंट में क्लॉकवाइज मोमेंट अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो जो भी राइट साइड का फोर्स है वो अगर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ये याद रखना है। बट स्टेटिंग अगेन रीस्टेटिंग कि अगर कोई लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन करेगा तो जो भी एजम्पशन हमने फॉलो किया उसको वो उलट देगा, मींस उसको जस्ट रिवर्स कर देगा, तो बेसिकली वैल्यू उसकी सेम आएगी और डायग्राम भी सेम रहेगा। सो ये एजम्पशन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये एजम्पशन बुक टू बुक वेरी करता है, बट जब आप एक चीज डिसाइड कर लो, जब एक चीज आप स्टैंडर्ड फॉलो करो उसको थ्रू आउट क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। सो आई थिंक आपको बेंडिंग मोमेंट क्लियर हो गया है। बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम की किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। अब हम इसी की छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का थ्योरी तो क्लियर हो गया, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैंटिलीवर पे, जैसे शियर फोर्स की भी प्रैक्टिस हमने कैंटिलीवर पे की, तो ऐसे ही बेसिकली हम यहाँ पे भी कैंटिलीवर के लिए करते हैं। सो हॉगिंग भी आपको क्लियर हो गया। बेंडिंग मोमेंट के दो टाइप होते हैं, सैगिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट। इसमें भी बेसिकली कई बार एजम्पशन लेते हैं हम, कई बार सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग को नेगेटिव लेते हैं, बट ये साइन कन्वेंशन है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये आपको समझना है, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाओ आप फिर से कैंटिलीवर बीम में हम बेंडिंग मोमेंट जरा समझते हैं। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम एंड लेट्स से ये लोड है 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन है, राइट। और मुझे एंड लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये बेसिकली सी है, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। नाउ लेट्स से आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो हाउ यू वी विल रिप्रेजेंट बेंडिंग मोमेंट एट ए, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट करते हैं, राइट से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है तो बेंडिंग मोमेंट एट ए। सो बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है कि उस पॉइंट या उसके राइट साइड में जितने फोर्सेस है उन सब फोर्स का उस पॉइंट पे मोमेंट निकालो, मींस जो भी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, और सबका अलजेब्राइक सम करो। अलजेब्राइक सम का मतलब है वैल्यू में प्लस या माइनस लेते टाइम आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, मींस क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो देखो ए पे फोर्स तो है बट ए का ए पे ही डिस्टेंस 0 होगा, सो 5 into 0 मींस 0 न्यूटन मीटर होगा, राइट। राइट साइड में और कोई फोर्स नहीं है। नाउ बीएम एट बी डियर स्टूडेंट, बीएम एट बी पे अगर हम आते हैं तो फिर से लॉजिक लगाते हैं, बी पे बेंडिंग मोमेंट का मतलब है बी और बी के राइट साइड में जो भी फोर्सेस है सबका बी पे मोमेंट और उन सबका अलजेब्राइक सम। सो बी पे एक फोर्स है 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन का इस पे मोमेंट तो 0 होगा क्योंकि फोर्स तो है, बट मोमेंट का मतलब होता है फोर्स और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो बी पे जो फोर्स लग रहा है वो बी पे खुद मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, ये चीज क्लियर है, बिकॉज़ डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो हमें आगे से उस पॉइंट के लोड को तो लेना ही नहीं है, उसके राइट साइड वाले सारे फोर्सेस को काउंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बी के राइट साइड में 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन का एरो डाउनवर्ड है, तो ये बी पे कैसे पहुंचेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस 5 into 2, लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, मींस -10 न्यूटन मीटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको समझा रहा था मुझे। नाउ बीएम एट सी डियर स्टूडेंट अगर हम करते हैं तो बीएम एट सी, फिर से वही लॉजिक, सी या सी के राइट साइड में सारे फोर्सेस का सी पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के उस सबका अलजेब्राइक सम करना है साइन कन्वेंशन के साथ। तो सी के राइट साइड में दो फोर्स है, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, और दोनों फोर्स सी पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा, तो पहला लेते हैं -5 into ये डिस्टेंस, 5 के लिए सी पे मोमेंट निकालना है, तो ए के लाइन ऑफ एक्शन से सी का डिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, 3 + 2 5, सो -5 into 5, और ये भी माइनस होगा 3 into 3, सो -3 into 3, तो डियर स्टूडेंट -15 -9 मींस -24 न्यूटन मीटर हो जाएगा। सो ये चीज आपको समझना है बेंडिंग मोमेंट
कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और चीज डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हमने पॉइंट लोड लिया, लेकिन व्हाट अबाउट अगर इसमें यूडीएल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूडीएल को का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट अभी मैं आपको बताऊंगा यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट। लेट्स से ये यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, राइट, और इस यूडीएल की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ फॉर एग्जांपल। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस यूडीएल? बीएम एट ए तो 0 होगा, बट बीएम एट बी, तो बीएम एट बी पॉइंट लोड के लिए तो 5 into 2 -5 into 2 क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट अब बी पे मोमेंट निकालना तो बी के राइट साइड में एक फोर्स 5 न्यूटन है और दूसरा यूडीएल भी है डियर स्टूडेंट। नाउ ये जो यूडीएल है ये बेसिकली इस बी पॉइंट पे कितना मोमेंट जनरेट करेगा, तो सबसे पहले इस यूडीएल को आप पॉइंट लोड बनाओ। सो हाउ कैन वी मेक दिस यूडीएल एज अ पॉइंट लोड? उस लोड को उसके स्पैन से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं जनरलाइज कर दूं, लेट्स से ये W है और ये इसका L है, स्पैन है यूडीएल का, तो सबसे पहले W into L करो, तो ये बन गया पॉइंट लोड। और ये कहां पे माना जाएगा? L के मिड में, ये माना जाएगा डियर स्टूडेंट L के मिड में। तो यहां से फिर जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो वो ये तो फोर्स हुआ और मोमेंट निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? L/2, क्योंकि मिड में लगता है। सो इन जनरल यू कैन से कि WL²/2 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूडीएल अगर है, अगर यूडीएल कहीं पे लग रहा है W L लेंथ पे, और अगर मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो व्हाट इट विल बी? It will be W into L, which is force, and that will be assumed acting in the midpoint, right? और वहां से distance को multiply करेंगे तो L/2 होगा। So you just have to now remember कि जब भी UDL किसी बीम पे लग रहा है तो उसका जो अपना स्पैन है और उसकी जो वैल्यू है स्मॉल w, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा WL²/2 होगा। That you have to remember। And यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है डियर स्टूडेंट, अगर मान लो यूडीएल यहीं तक लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द L1 डिस्टेंस एंड दिस इज W, स्मॉल w, एंड लेट्स से दिस इज होल L। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर आप यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो इस यूडीएल की वजह से यहां का बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पहले यूडीएल का इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, यहां पे भी माइनस होगा ड्यू टू क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे माइनस होगा, बट बेंडिंग मोमेंट इस यूडीएल का इस पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले इस यूडीएल को पॉइंट लोड कन्वर्ट करो, तो W इनटू उसका अपना एक L1 अपना स्पैन हो जाएगा। नाउ दिस W इनटू L1 विल बी अज्यूम्ड एक्टिंग इन द मिड, मींस ये L1 के मिड में एक्ट करता हुआ मान लेंगे। तो अब इसका यहां से डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस L1/2 होगा और फिर ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है जहां पे यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा वो लेना होगा, मींस दिस डिस्टेंस और ये L1/2, ये हो जाएगा L1/2, दिस विल बी L1/2 और what it will be L minus L1। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो -W into L1, दिस इज द शियर फोर्स, इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L minus L1 plus L1/2। This you have to understand dear student। अगर आप ये चीज आप समझ गए तो ये चीज भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस what will be the bending moment of a UDL which is not ending at the desired point where you want to find its BM। अगर वो उससे बियॉन्ड हो वो पॉइंट, तो आपको फोर्स फिर उसका जो स्पैन है इनटू ब्रैकेट में स्पैन का हाफ प्लस फिर एक्स्ट्रा लेंथ, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो ऐड करना होगा डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डियर स्टूडेंट आपने बेसिक समझ लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सो डियर स्टूडेंट इसका एक डेरिवेशन होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। अगर आप रिलेशन को डिराइव करना चाहो तो इसका एक स्टैंडर्ड कैलकुलस मेथड डेरिवेशन होता है, बट मैं उस अभी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। मैं बेसिकली इसका जो क्रक्स पॉइंट है वो आपको समझाता हूं।
अगर मैं shear force को F बोलता हूं डियर स्टूडेंट और बेंडिंग मोमेंट को मैं M बोलता हूं, तो सिंपल है कि dm by dx ये हमेशा फोर्स, shear फोर्स के बराबर होता है। ये रिलेशन आप याद रखना डियर स्टूडेंट, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट with respect to distance is equal to applied force, applied shear force. So basically हम आपको बोल सकते हैं यहाँ पे rate of change of bending moment is equal to shear force. मतलब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब उसको रेट ऑफ चेंज करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ bm with respect to distance, ये हमेशा किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? shear force के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहां से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं dm इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? f into dx, राइट? तो यहां से m अगर निकालूंगा डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ऐसा भी आप समझ सकते हो, राइट? और यही हम करते हैं बेसिकली, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो फोर्स और उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, उसी का बेसिकली अलजेब्राइक सम कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम यूज करेंगे। इसको हम कैसे बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू shear force। तो डियर स्टूडेंट, ये shear force बेंडिंग मोमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, राइट? और फिर हम अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, बट अगेन एक कॉन्सेप्ट और आपको बेसिकली इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि अगर यू नो कि बीम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जब आप shear फोर्स कैलकुलेट करते जा रहे हो तो कहीं पे बेसिकली कुछ वैल्यू होगी और